चलिए आज सीपीओ 2025 प्री का 9 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। इसके 50 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट आप अगर इसे 56 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर बना के कर दो तो ईजी हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab हमारे पास 84 होगा, तो ये हो जाएगा 3220.5625। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, इसमें से माइनस करना है कितना 3220, तो हमारा आंसर कितना रह जाएगा 5625। अब कोई बोलेगा कि उसे 56 का स्क्वायर भी याद नहीं है। अगर 56 का स्क्वायर याद नहीं है, देखो 2 डिजिट नंबर का मैं स्क्वायर कैलकुलेट करना बता देती हूँ। पहले इसका स्क्वायर करो, 6 6 36, फिर इसका करो 5 5 25, देन आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, और 30 को जो भी मल्टीप्लाई करके आए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 60। तो 6313, ठीक है ना, 3136। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट, एक मनी को इन्वेस्ट किया गया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो देखो वो 3 साल के अंदर 1000 हो जाता है और 1200 हो जाता है 4 साल में। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 3 से 4 साल के अंदर कितने टाइम का गैप आया, 1 साल का। तो 1 साल का चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम तरह से ही कैलकुलेट होता है। तो देखो 200 रुपये इंटरेस्ट मिला किसके ऊपर, 1000 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा ये 20%। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सम ऑफ मनी प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करा था, 5 साल में बन गया 11650, और 6 साल में मतलब 1 साल के बाद बन गया 12076। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कहते हैं उसका सम कितना था, वह राशि कितनी थी जो इन्वेस्ट करी गई, ये जो प्रिंसिपल था वो पूछा जा रहा है। तो देखो कितने का इंटरेस्ट मिला इसको, 426 रुपए का मिला 1 साल में, दोनों को माइनस करो तो 426 का मिला 1 साल में। 6 साल में कितना मिल गया 2556, बस 2556 को इसमें से माइनस कर दो 2556, तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा 9520। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर हमें वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दे रखा है, और ये सारा वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले x प्लस 1/x, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले इस पावर को किसके ऊपर लेके जाएंगे, 3 पावर पे, और फिर जो 3 पावर आएगी उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारी निकल जाएगी x की पावर 6। ठीक है, तो पहले से 3 की पावर पे लेके जाते हैं, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे 8, माइनस में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 2 6, तो x की पावर 3 हमारे पास कितनी आ गई 2। ठीक है, अब इसका अगेन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 माइनस 2, तो हमारे पास x की पावर 6 कितनी आ गई, यहाँ पे 2 यूनिट आ गई। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 माइनस x की पावर हमारे पास 3 कितनी आई थी, वो भी 2 आई थी, तो 2 3 6 प्लस में, और x की पावर 2, ठीक है ना, मतलब जो इसका सिंपली स्क्वायर करना है, तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी 2 रह जाएगा, 2 2 4, 4 माइनस 2 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास कितना आ गया 2 माइनस 6 प्लस में 10। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 प्लस 2 6। ठीक है ना, और होप ये तो आपको करना ही आता होगा ना, इसको पावर 3 पे लेके जाना, देन 2 पे लेके जाना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, 90 मीटर ऊंची इमारत के शिखर से, एक ये इमारत है जिसकी हाइट दे रखी है 90 मीटर, उसके शिखर से एक मीनार के शीर्ष पर, एक ये मीनार है, इसके शीर्ष पर और तल पर, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब अवनम्न कोण बनते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। अब देखो ये वाला जो एंगल बना ये 30 डिग्री का बना, ये वाला एंगल बना है 60 डिग्री का। तो हमसे क्या पूछा जाता है, मीटर में मीनार की ऊंचाई बताइए, ये ए से लेके बी तक हमें बताना है। अब देखो ये जो पूरा जो मीटर की ये जो इमारत थी ये थी 90 मीटर, अभी जो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैं इसके अंदर tan थीटा लगाती हूँ। tan 60 डिग्री क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस हमारे पास कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 90√3, ये आ गया 90√3। अगर ये 90√3 है तो ये भी यही है 90√3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे tan 30 डिग्री लगा देती हूँ, 1/√3 इज इक्वल्स टू में 90 अपॉन में 90√3। ठीक है,
सॉरी, इसका मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, ये मैं फॉर नाउ x मान लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 90 नहीं लिखूंगी जो इसका परपेंडिकुलर हाइट है, क्योंकि 30 डिग्री है, थोड़ा ही मतलब यूज हो रहा है। तो इसको मैंने x मान लिया 90, और ये अंडर रूट में 3 ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर मैं देखूँ 1 में x इज इक्वल्स टू में 3 में 90, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो जो ये मेरे पास x का वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये पूरा 90 होना चाहिए था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, और ये दोनों 60 मीटर, और ये दोनों लेंथ सेम रहेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 60 मीटर। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, यदि एक घनाभ का आंतरिक विकर्ण। अब देखो जो क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में लेंथ स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। तो उसके अंदर हमें विकर्ण की लेंथ दे रखी है डायगोनल की, और उसकी 2 एजेस की लेंथ दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, और हमसे उसका थर्ड एज पूछा गया है। तो लेंथ ब्रेथ दे रखा है, हाइट पूछा गया है। तो 13 का स्क्वायर 169, लेंथ का स्क्वायर 9, ब्रेथ इज 4 4 जा 16 प्लस में h का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा। इधर जाके माइनस 144 इज इक्वल्स टू में हाइट का स्क्वायर, तो हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए, एक सॉलिड मेटल का स्फेयर है, स्फेयर मतलब गोला है, जिसकी त्रिज्या रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके क्या बनाए गए हैं, स्मॉलर स्फेयर मतलब छोटे स्फेयर बनाए गए हैं, जिनका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो उनसे पूछा गया है कि कितने स्फेयर बनाए गए हैं। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट को जब आप मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उनका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये जितने भी बने होंगे इन सब का टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, 4 पाई आर का क्यूब। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 2 2 6 जा 2 6 जा और 2 6 जा, 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो 216 छोटे स्फेयर्स बने उससे। अगला देखते हैं, एक सॉलिड मेटेलिक स्फेयर था, मतलब वही एक गोला था जिसका व्यास था 14 सेंटीमीटर डायमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। उसे मेल्ट करके छोटे हेमिस्फेयर बनाए। पहले तो ये स्फेयर था, पूरा गोला था, अब ये क्या है, अर्ध गोला है। ठीक है, जब इनका डायमीटर 7/2 है तो रेडियस कितना है, सॉरी डायमीटर 7 है तो रेडियस हो गया 7/2। तो वही पूछा गया है कि कितने हेमिस्फेयर बने हैं। तो देखिए 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, इससे बने हैं हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि वो डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो आधा कर दिया। तो ये तीनों 7 तो कैंसिल होगा, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे n आना चाहिए था, क्योंकि हमें बताना है ज्यादा स्फेयर बने, हेमिस्फेयर बने। तो 2 2 जा 4 और ये वाला 4 बचा है, 4 4 जा 16, टोटल 16 हेमिस्फेयर बने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसने हमें दे रखा है द प्रोपोर्शन ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड आर 2:3:4। पैरेलल पाइप्ड ये बेसिकली क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट। ठीक है, क्यूबॉइड का अगर आप वॉल्यूम निकालो, आयतन निकालो, तो ये होता है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 768। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डायमेंशन। बेसिकली जो ये लेंथ साइड है यही सबसे छोटी दिख रही है, तो इसका हमें लेंथ बताना है। देखो एक आयताकार समांतर चतुर्भुज की विमाओं का अनुपात हमें दे रखा है, यदि आयतन इतना है तो उसकी सबसे छोटी विमा बतानी है। तो देखिए 2x इंटू में 3x इंटू में 4x, ये किसके बराबर हमें दे रखा है, 768 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा कितना, 384, देन 3 से कैंसिल करा 128, और इसको 4 से कैंसिल करा तो ये रह जाएगा हमारे पास 32। बेसिकली ये हमारा x का क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, 32। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो ये मुझे तो कैलकुलेट करना नहीं आता 3 के ऊपर, अगर आपको आता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब देखो इसका वैल्यू जो भी आता, ठीक है, फिर उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, आप कोई भी नंबर, चाहे वो नंबर इवन हो या वो नंबर ऑड हो, अगर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके
यूनिट डिजिट पे हमेशा कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, जो कंप्लीटली किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ये सारे ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखते तो सिर्फ एक यही नंबर है ऐसा जो किससे मल्टीपल है, जो 2 का कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल। अगर आप इतना भी सॉल्व नहीं करते तो भी आपको आंसर ऐसे ही दिख जाता, बट अगर आप सॉल्व भी कर लेते तो शायद यहाँ पे आप अटक सकते थे। तो बस इसके अंदर ये था कि जो भी नंबर रहेगा वो 2 का मल्टीपल रहेगा कंप्लीटली, तो 2 का सिर्फ यहाँ पे एक ही मल्टीपल है। और अगर आपको ये 3 से सॉल्व करना आता हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखिए एक आयताकार टैंक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका लेंथ है 1 मीटर। अगर मैं इसे 100 मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 100, लेंथ इज 100, विड्थ इज 80 और उसकी हाइट कितनी है, 50। ठीक है, उसके आगे वो क्या कह रहा है, इफ द टैंक नीड टू बी कवर्ड कंप्लीटली विद स्क्वायर टाइल्स। जो जितना पूरा टैंक का एरिया है उसे हमें क्या करना है, टाइल से कवर करना है। ठीक है, और टाइल कैसे है, स्क्वायर टाइल्स है। इफ नीड टू बी कवर्ड विद अ स्क्वायर टाइल, ठीक है ना, आयताकार, ठीक है ना, आयताकार बोलते हैं ना यदि टैंक को 20 सेंटीमीटर वर्गाकार, ठीक है। तो अगर स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइल लगेंगे। तो देखिए एरिया इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकलेगा टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे ब्रेथ लिख दो या विड्थ लिख दो, ठीक है ना। तो 2 ये हो जाएगा 8000 प्लस में 4000 और प्लस में 5000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा टोटल एरिया। इसे कवर करना है किससे, टाइल से। एक टाइल का साइड है 20 सेंटीमीटर तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 20। बस यही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 10, ये अंदर आ जाएगा 17,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 10। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 8 जा 16। तो हमें टोटल कितने टाइल्स चाहिए होंगे, 85 टाइल्स। अब देखिए वो कह रहा है एक शंकु था जिसे मेल्ट करके दोबारा बनाए गए छोटे बनाए गए हैं, छोटे कोन बनाए गए हैं। और जो छोटे वाले कोन हैं उनका रेडियस है 1/3 और हाइट भी कितनी है, 1/3। मतलब ओरिजिनल का जो रेडियस था, सपोज तो ये जो फ्रैक्शन में दे रखा होता है, जैसे ये हमें दे रखा है 1/3, तो जो ओरिजिनल वाला रेडियस था वो कितना था, 3। और जो अब छोटा आपने कोन बनाया है, न्यू कोन, उसका रेडियस कितना है, 1। तो अब आपको ये समझ में आया, जो पुराने वाले का रेडियस था 3, नए वाले का 1, ऐसे ही पुराने वाले की हाइट थी 3 और नए वाले की है हाइट 1। तो उसने पूछा है कि कितने ऐसे कोन बने हैं। तो देखिए 1/3 पाई, ये नया पुराना वाला r का स्क्वायर इंटू में h भी है, ये इज इक्वल्स टू कितने बने हैं नहीं पता, 1/3 पाई, r कितना है अब 1, r का स्क्वायर इंटू में h भी कितना है 1। तो बस कैलकुलेट कर लेते, तो कितने हो गए 27 इज इक्वल्स टू में n। तो कितने स्मॉलर कोन बने, 27 कोन्स बने। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कोन को कट करा गया है ऐसे बाय अ प्लेन दैट रन पैरेलल टू इट बेस, ऐसे करके उसे कट कर दिया गया है। तो देखिए जब भी आप इसे कट करते हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आप हाइट का क्यूब करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल रहेगा, आयतन के इक्वल। रेशियो के अंदर बात चल रही है ये, ठीक है। तो अब वो कहता है एक शंकु को उसके आधार के समांतर चलने वाली समतल से काटा जाता है जिससे एक छोटा शंकु बनता है। देखो ये ऊपर एक छोटा कोन बना है जो मूल शंकु के समान होता है यदि इस छोटे शंकु की ऊंचाई मूल शंकु की 1/3 है। ठीक है, तो अब देखो इसकी हाइट कितनी बताइए, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। तो जो ओरिजिनल था उसकी हाइट कितनी है 3 और इसकी हाइट कितनी है 1। ठीक है, तो हमें इन दोनों के आयतन का अनुपात बताना है। तो मतलब इसका वॉल्यूम इस 2 में, ये मतलब छोटे वाले का वॉल्यूम, तो छोटे वाले कोन की हाइट कितनी है 1 यूनिट, तो 1 का क्यूब 1 इस 2 में। जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उसकी हाइट कितनी है 3 यूनिट, तो 3 का वॉल्यूम, तो 3 3 जा 327। तो इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया 1:2 में 27। अब ये तो a² प्लस b² माइनस का 2ab। अब देखिए वो कह रहा है एक मशीन प्रोसेस करती है 2.4 आइटम्स पर सेकंड। एक मशीन प्रति सेकंड 2.4 आइटम्स प्रोसेस करती है।
तो वो पूछ रहा है कि इतने मिनट के अंदर वो कितना आइटम प्रोसेस कर देगी। तो देखिए सबसे पहले मिनट को हमें किसके अंदर लाना पड़ेगा, सेकंड में। तो ये 5/2 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये इतने सेकंड हो गए, सेकंड के अंदर उसने कितने करने हैं 2.4, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 2.4। अब ये सेकंड हो जाते, तो देखिए डेसिमल हटा देंगे इससे, 2 3 जा, ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 360। तो टोटल 5/2 मिनट्स के अंदर, या उसको पूरा अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तो 150 सेकंड हो जाते, 150 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2.4। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक पिरामिड जो है, पिरामिड, जब भी पिरामिड की बात होती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 बेस एरिया इनटू में हाइट। प्रिज्म जो होता है उसके अंदर सिर्फ बेस एरिया इनटू में हाइट, और पिरामिड के अंदर 1/3 बेस इनटू में हाइट। तो वो यही कह रहा है एक रेगुलर पिरामिड है जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, वर्गाकार है, ठीक है, और उसकी साइड की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, हमें उसका आयतन दे रखा है और हमें हाइट पूछी गई है। तो हाफ बेस एरिया, स्क्वायर का बेस के एरिया निकालना हो तो 6 इंटू में 6 स्क्वायर का एरिया इनटू में हाइट इज इक्वल्स टू में 144। तो 2 3 1 जा 3, 3 2 जा 7 2 जा, और ये हो जाएगा 6 2 जा। तो हाइट कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एन भुजाओं वाले बहुभुज का बाह्य कोण। अब देखिए जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जो बाह्य कोण होते हैं, उसका साइड से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसके अगर आप सम करो, सारे कोणों को अगर आप मिलाओ तो हमेशा कितना बनता है 360 डिग्री। बट हमें इसको पाई के अंदर बताना है, और अगर आप डिग्री के अंदर जाओ तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो आंसर विल बी 2 पाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 0.625 अगर मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने इसका डेसिमल हटा दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000, ये कैंसिल हो गया, इससे 25 वन जा, और ये हो जाएगा 25 जा, 25 वन जा, और ये 4। तो एक ब्रैकेट को सॉल्व करके आया हमारा 1/4, इसे सॉल्व करके, और इसे सॉल्व करके आ गया 5/4, तो प्लस में 5/4, तो आंसर विल बी 6/4, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आंसर विल बी 1.5। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए एक रेगुलर पिरामिड है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता देती हूँ। वो क्या होता है, हाफ इनटू में पैरामीटर ऑफ इट्स बेस इनटू में स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को क्या कहते हैं, तर्कीय ऊंचाई। तो इसका ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया बोलो, कर्व सरफेस एरिया बोलो, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। तो अब यही है, एक रेगुलर पिरामिड है जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, और उसका एरिया हमें दे रखा है। अगर बेस एरिया स्क्वायर है और हमें एरिया दे रखा है तो इसकी साइड कितनी रही होगी 10, ठीक है ना। जो स्क्वायर है, जो वर्गाकार है, वर्ग है, उसकी साइड रही 10, और उसका लेटरल सरफेस एरिया हमें दे रखा है ये। हमसे इसकी हाइट पूछी गई है, हाइट पूछी गई है, स्लांट हाइट नहीं पूछी गई है। बट अभी हम फॉर्मूले में रख देते हैं, हाफ इनटू में पैरामीटर ऑफ इट्स बेस इनटू में लेटरल स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू में कितना है 260। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा 13। तो स्लांट हाइट हमारे पास कितनी आ गई 13। अब मैं आपको फिगर बनाती हूँ। ये आपका स्क्वायर है, ये हाइट है, ये इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है। ये बना मैंने बनाया ये एक ट्राइंगल। तो ये जो साइड थी इसकी पूरी लेंथ थी 10, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी आधी 5, ये हमारे पास 13 आ गई। तो 5 13, ये कितनी रहेगी हाइट 12। ट्रिपलेट होता है ना 5 13 12, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो अगर ट्रिपलेट याद ना हो तो। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक वाटर का जो पाइप है वो एक कांस्टेंट रेट से ही काम करता है। वो 4.5 मिनट के अंदर 9/4 लीटर पानी को फिल करता है, ठीक है। ये 4.5 मिनट में करता है। अगर आप 1 मिनट की बात करो तो 9/4 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो 9/2, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट में वो कितना लीटर पानी भरता है, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। 0.5 लीटर वो पानी भरता है। तो वो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम, कितनी देर लगेगी इतना पानी को फिल करने में। तो ठीक है, तो 1 मिनट में वो इतना करता है, तो 5.625 डिवाइडेड बाय 0.5,
तो इसका डेसिमल हटा देते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये 100, ठीक है, एक ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा और 5 5 जा 25। तो कितनी मिनट लगेंगे? 11.25 मिनट उसे लगेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक फार्मर है, एक किसान है जो अपनी जमीन का 2/3 भाग यूज करता है किसके लिए? गेहूं के लिए, और 0.125 यूज करता है राइस के लिए, ठीक है, चावल के लिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना फ्रैक्शन अनयूज्ड है, क्या कहते हैं, कितना भाग अप्रयुक्त रहता है। देखिए अगर उसके पास पूरा लैंड कितना था? 3 यूनिट, जिसमें से उसने कितना यूज कर रखा है? 2 यूनिट भाग यूज कर रखा है गेहूं के लिए। तो देखिए जो अभी बचा हुआ भाग था 1/3 यूनिट था, ठीक है, उसमें से उसने कितना यूज कर लिया? 0.125। अगर मैं 0.125 को फ्रैक्शन के अंदर लेके आऊं तो ये हो जाएगा 25 5 जा 25 4 जा, ये हो जाएगा 8। तो देखो 1/8 टोटल जो अभी उसका बचा हुआ जो लैंड एरिया था वो था 1/3, जिसमें से उसने यूज करा 1/8। तो देखिए कितना बचा? ये हो जाएगा 24, 8 माइनस में 3, तो 5/24 पार्ट कैसा है उसका? अनयूज्ड है। अब फ्रैक्शन आपको समझ में आता है ना? ये था टोटल 3 मतलब जो उसका पूरा लैंड था वो था 3 यूनिट। 2 यूनिट उसने किसके लिए यूज कर लिया था? गेहूं के लिए, ठीक है। तो जो बचा हुआ उसका लैंड था, अगर 2 यूनिट यूज कर लिया था 3 में से, तो बचा कितना था? 1/3, 1/3 उसका लैंड यूज नहीं हुआ था, और उसमें से उसने इतना यूज करा, इसको भी फ्रैक्शन में लिया है तो 1/8 यूज कर लिया, तो बचा कितना? जो अनयूज रहा वो बचा 5/24। देखो आंसर भी यही है, 5/24। अब वही फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसका सरकमफ्रेंस परिधि हमें दे रखा है। तो 2πr किसके बराबर दे रखा है? 44 के। यहाँ से r हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। पाई की जगह 22/7 लिख देना। एरिया क्या होता है? पाई r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु की बिक्री कीमत 25% बढ़ जाती है, ठीक है, बिक्री की कीमत बढ़ी है ये 25%, सेलिंग प्राइस, अभी देखो ये उसका सेलिंग प्राइस है जो 25% बढ़ा है, एंड प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 30%। अब देखो इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है? पहले प्रॉफिट कितना था? 20%, मतलब 100 की चीज आप कितने में बेच रहे थे? 120 में। तो ये जो बीच का जो 20 था वो उसका प्रॉफिट था, ठीक है, जो बीच का 20 था वो उसका लाभ था, और जो ये 120 था ये इसका क्या था? सेलिंग प्राइस था, ये इसकी बिक्री कीमत थी। अब दोबारा फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। वो कहता है बिक्री कीमत कितनी बढ़ गई? 25%। मतलब अगर ये 25% बढ़ा तो मैं नेट निकाल दूं 125%, 25 5 जा 4 जा 4 3 जा, और तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया अब? 150, ठीक है। अब जब सेलिंग प्राइस कितना हो गया है? 150, तो वो हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, तो लागत कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अभी एक चीज आपको समझ में आई, जब हमने ये करा था 100 से 120, 100 हमारा यहाँ पे था कॉस्ट प्राइस, और ये जो 120 था ये हमारे पास सेलिंग प्राइस था। तो देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास 150 आ गया है। अगर आपको पुराना कॉस्ट प्राइस पता होता, मैं कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस ही मान लेती हूँ, कॉस्ट प्राइस का अगर मैं कितना करूँ? 30% इंक्रीज है, तो मतलब 130% अगर मैं करूं तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है? 150, ठीक है। जो मेरा सेलिंग प्राइस बन रहा है वो कितना बन रहा है? 150। बस यही कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 13, तो ये कितना हो जाएगा? 115.38, ठीक है। तो जो सबसे पहले इनिशियल में हमारा कॉस्ट प्राइस था 100 से बढ़ के कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 115, मतलब 100 से 115 मतलब 15.38% का कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज आया है। और किसी को इसका शॉर्टकट पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सर। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक सर्कुलर फील्ड है, एक वृत्ताकार मैदान है जो जिसके ऊपर एक पाथ बना हुआ है जो है 2 मीटर चौड़ा। ये आपका एक सर्कुलर मैदान था, और एक ये इसका पाथ है। जो ये पाथ है ये है 2 मीटर, ठीक है। तो उसका इनर रेडियस, जो ये अंदर वाला रेडियस है ये 10 है, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा? 2 प्लस कर दो, बाहर वाला रेडियस ये पूरा यहाँ से कितना हो जाएगा? 12। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से
पथ बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसका एरिया बताना पड़ेगा जो इसका पाथ है, और फिर 20 प्रति वर्ग है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो हमें पूरा कॉस्ट मिल जाएगा जो पाथ बनाने का है। तो देखो एक तरीके सोचो तो आपका जो ये दो सर्कल हैं, मैं ये बड़े वाले सर्कल में से ये छोटा वाला सर्कल माइनस कर दूं तो बस मुझे ये एरिया मिल जाएगा। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो देखिए पाई आर का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर इंटू में 20, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में 44 और इंटू में 20। अब देखिए इसके अंदर कुछ भी कैंसिलेशन का नहीं है, आपको प्योरली इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2765.71। अब देखिए एक स्क्वायर शीट थी, एक वर्गाकार शीट था जिसे आधे में मोड़ा गया। अब देखो स्क्वायर शीट होती है, स्क्वायर मतलब सारी साइड्स कितनी रही होंगी, इक्वल रही होंगी। अगर इसे आधे में मोड़ा गया, अगर मैंने इसको यहाँ से मोड़ दिया तो ये कितना हो गया 1:1। ठीक है ना, ये 1:1। अब ये पूरा तो स्क्वायर है और ये नीचे क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है ना, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फोल्डेड शेप। फोल्डेड शेप क्या हो गई, इसकी रेक्टेंगल हो गई, इसका एरिया निकालेंगे तो 1 इंटू में 2 इस 2 में 2 द ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर क्या था 2 इंटू में 2, तो कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 1:2 में 2। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, एक जो स्क्वायर प्लॉट था उसका क्या हुआ, एक वर्गाकार भूखंड का विस्तार इस प्रकार किया गया कि उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 225% हो गया। मतलब पहले जो एरिया था वो 100 था तो बढ़ के कितना हो गया 225। अगर ये एरिया था, अगर मैं इसे अंडर रूट कर दूं तो उसकी साइड जो थी वो 100 थी, 100 से बढ़ के कितनी हो गई है 15 हो गई है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज मस्ट ईच साइड बी इंक्रीज, कि हमें इंक्रीमेंट बताना है कि हर साइड में कितना आया है। तो ये 2:3 की रेशियो में है। ठीक है, ओरिजिनल ये थी, बढ़ के कितनी हो गई 3, तो 1 का इंक्रीमेंट आया 2 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने का इंक्रीमेंट आया 50% का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक स्क्वायर बोर्ड है जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बोर्ड है जिसका एक कोने का त्रिभुज हटा दिया गया है। मतलब ऐसे एक स्क्वायर था, इसके कॉर्नर पे से एक ट्राइंगल हटा दिया गया और जो ट्राइंगल था वो कैसा था, समकोण था, राइट एंगल था, जिसकी दोनों जो लेग्स थी ये थी 5 और 5। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बोर्ड रिमेन, ये कितना बचा है। अब देखो सबसे पहले ये ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल देती हूँ, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो जो हमने एरिया रिमूव करा है वो कितना करा है 25/2, और पूरा एरिया कितना था, एक साइड 20 थी तो टोटल एरिया कितना था इसका 400। तो देखो अगर मैं परसेंटेज निकालूं कि कितना रिमूव हुआ है तो क्या होगा, 25/2 को डिवाइड करेंगे 400 से, मतलब 400 मतलब ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 1 ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1/32, 1/32 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 3.125%। 3.125% क्या करा गया है, रिमूव करा गया है। तो रिमेनिंग कितना है, तो इसको माइनस कर देंगे 100 में से, तो आंसर आ जाएगा 96.88% रह गया है एरिया। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो एक रेगुलर हेक्सागन है। अब जो एक हेक्सागन होता है वो उसका जो एरिया होता है वो किसके इक्वल में होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल के। अगर मैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को का एरिया कंबाइन कर दूं तो वो मुझे क्या देता है, एक हेक्सागन देता है, एक षटभुज देता है। तो अब देखो वो क्या कह रहा है, एक षटभुज का एरिया इतना है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स इक्विलेटरल रेगुलर सेक्शन। तो मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का मुझे एरिया बताना है, तो डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो वो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 40। अगर 20 नंबर का एवरेज 40 है तो सम कितना होगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 800। अब वो कह रहा है देखो टोटल 20 नंबर्स थे, जो स्टार्टिंग के 10 नंबर्स हैं उनकी संख्याओं का योग, जो उनकी संख्याओं का योग कितना है 380। ये स्टार्टिंग की 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 0 2 और ये 420। जो ये 420 है ये जो लास्ट की 10 जो संख्याएं हैं उनका सम है, तो इनका हमें औसत बताना है, तो डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना रहेगा 42। एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल्स टू में
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो एवरेज इज इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, सम ऑफ द नंबर्स कितना था 420 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 10, तो डिवाइड करके आपको एवरेज मिल गया 42। एवरेज का बस एक ये बेसिक फॉर्मूला रहता है, यही याद रहे तो एवरेज बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है एक लाइन है जो पास थ्रू करती है मतलब इस पॉइंट से और जो है एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन y। समझ लीजिए एक लाइन x है और एक लाइन y है, दोनों आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो हमें बताना है, इक्वेशन बताना है, ये जो लाइन के पॉइंट है इसका इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं, तो उसका जो स्लोप होता है ढलान, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, वो कैसे आता है, फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई बाय सेकेंड लाइन का स्लोप इज इक्वल्स टू में माइनस का 1। ठीक है, और अब देखिए आपको ये y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में c, तो जो ये m होता है, अगर लाइन इसी इक्वेशन में बनी हुई है तो ये जो m होता है यही स्लोप होता है। तो अगर आप इस लाइन के अंदर देखें तो स्लोप कितना है, माइनस का 2/5। फर्स्ट वाली लाइन का भी हमें लाइन का फॉर्मेशन ही नहीं पता, बट दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों का अगर मैं स्लोप को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो मेरे पास जो ये वाली लाइन है इसका स्लोप कितना आ गया, m इज इक्वल्स टू में 5/2। ठीक है, तो लाइन को फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में c। ठीक है, और सॉरी ये वाला नहीं लगेगा, सॉरी स्लोप नहीं निकालना है, जस्ट अ सेकेंड। तो लाइन क्या होती है, y माइनस का y1। ठीक है ना, ये x1 है, ये y1 है, ये मुझे 2 पॉइंट्स लग रहा है, इन्होंने गलती से दे दिया, ये एक ही है। y माइनस का y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में m हमारे पास है 5/2, m है हमारे पास 5/2, तो x माइनस का x1 ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो देखिए y प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 5/2x, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5, तो y इज इक्वल्स टू में 5/2x और ये हो जाएगा माइनस का 6। यही हमारा आंसर रहेगा। तो हमसे बस लाइन का इक्वेशन पूछा था, तो लाइन का इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और वो स्लोप के फॉर्म में होता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, 100 मीटर ऊंचा वाला एक लाइट हाउस है, उसके शीर्ष से नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये है 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, लाइट हाउस के आधार से नाव की दूरी बताइए, तो ये हमें डिस्टेंस बीच का बताना है। तो देखिए 10-30 डिग्री कितना होता है, 1/3 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा 1.732 √3 की वैल्यू, तो बेस कितना हो जाएगा 1.732 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर विल बी 173.2 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अ सिलेंडर इज फिल्ड हाफ विद द लिक्विड। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये क्या बोलना चाह रहा है, एक बेलन आधा तरल से भरा हुआ है। तो देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो कितना होता है, पाई r का स्क्वायर h। मैं आपको ये बताती हूँ, ऐसे ये सिलेंडर था लेकिन वो भरा हुआ कितना है, इतना है। अगर मैं कहूँ कि इसका इस वॉल्यूम, इस वाले सिलेंडर के अंदर पानी कितना भरा हुआ है, मतलब जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम बताओ, तो आप इसे कर दोगे, जो भी पूरे इसका वॉल्यूम है इसको आधा अगर आपने कर दिया तो वो वॉल्यूम निकल आया, वो ये क्या निकल आया, लिक्विड निकल आया जितना ये भरा हुआ है, मतलब ये इतना पार्ट आपको पता चल गया कि कितना है एक्चुअल। ठीक है ना, अब वो क्या कह रहा है, अगर रेडियस को क्या कर दो, डबल कर दो, 2r कर दो, यहाँ पे तो r ही था, यहाँ पे 2r कर दिया, और जो उसकी हाइट थी यहाँ पे h थी, कितनी कर दो, h/2 कर दो। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू फिल्ड डेप्थ परसेंटेज वाइज, कि जो पहले ये इतना फिल था ना, कि अब अगर जब आपने रेडियस को डबल कर दिया और हाइट को आधा कर दिया, तो अब यही लिक्विड अगर आप इसके अंदर डालोगे तो ये कितना इसे फिल करेगा। तो देखिए पाई, रेडियस तो आपने डबल कर दिया और हाइट आपने कितनी कर दी, आधी कर दी, h/2 कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप ये सब कैंसिल कर दोगे तो 1:4।
ये तो हमारा है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बनेगा नए वाले पूरे सिलेंडर का, ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है, और उसको कितना फिल करना है, इसका एक पार्ट ही फिल करना है। तो एक पार्ट पूरे 4 का कितना परसेंटेज बनेगा, तो कितना बनेगा 25%। 25% अब क्या होगा, वो सिलेंडर फिल होगा। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टिपिकल ऐसे समझना, बट आ गया होगा आई होप। अब देखिए वो क्या कहता है, एक कंपोजिट सॉलिड फॉर्म किया गया है, एक मतलब एक सॉलिड बनाया गया है। एक कोन को देखो, एक कोन है ऐसे जिसका रेडियस है 2 और उसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसको रखा गया है किसके ऊपर, एक सिलेंडर के ऊपर। ये जो था ये एक सिलेंडर के ऊपर रखा गया है, बट जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, 2 गुना है, तो इसका रेडियस कितना है 4 है, क्योंकि इसका 2 था, और उसकी जो हाइट है किसकी, सिलेंडर की, वो कौन से दुगनी है, तो हाइट कितनी हो गई 12। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन टू द सिलेंडर, दोनों के आयतन का रेशियो बताना है। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच इस टू में पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच, बस यही बताना है। 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और ये 2 6 ज़ा, तो कितना हो गया 1:2 में 6 4 ज़ा 24। पाई से पाई भी कैंसिल कर देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक वॉल्यूम है किसका, राइट प्रिज्म का। प्रिज्म का वॉल्यूम दे रखा है हमें और बेस एरिया दे रखा है, हाइट बतानी है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। तो ये हो गया 600 इज इक्वल्स टू में बेस एरिया इनटू में हाइट, तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है जिसकी साइड्स हमें दे रखी हैं इतनी, ठीक है। अगर आप इसकी साइड का सम कर दो कितना है 18 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया बताना है। तो लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पैरामीटर मतलब परिधि इनटू में हाइट। तो 18 8 ज़ा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड। अगर आपका एक ट्राइंगल है, यही आपका ऑर्थो सेंटर है और यही आपका क्या है सेंट्रॉइड है, तो ये किस केस में होता है, जब भी आपका ट्राइंगल कैसा हो, समभुज हो। अगर लंब केंद्र और केंद्रक समपाती हो, कोइंसाइड हो, एक ही जगह हो, तो त्रिभुज क्या होता है, कोइंसाइड मतलब सेंटर के अंदर, ठीक है, और एक ही जगह पे। तो हमेशा वो ट्राइंगल कैसा रहता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेयर मतलब एक गोला जिसकी त्रिज्या 30% बढ़ गई है, तो 100 से कितनी हो गई 130 हो गया है। तो हमसे पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर से 4 पाई, अब जो नया वाला आर का स्क्वायर है वो बताना है। तो देखिए 30% बढ़ गई, तो ये हो गई 10 से 13, तो 10 से कितना हो गया 169, तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज आया, 100 से 169 पहुंचने में 69% का इंक्रीज आया है। अब tan थीटा दे रखा है 3/4। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो गया कितना 5/4। सेक थीटा बताना है, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, आई एम सॉरी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइन ए हमें दे रखा है 3/5, किसको नहीं आता हो तो मैं बना के दिखा देती हूँ। ये है 3/5, ये 3/5 तो ये हो जाएगा 4। तो साइन ए है हमारे पास कितना 3/5, तो कॉस बी कितना हुआ, सॉरी कॉस ए मतलब साइन ए, ये ए है थीटा, ठीक है। तो कॉस ए कितना हो जाएगा हमारे पास 4/5। दूसरे केस के अंदर उसने हमें दे रखा है कॉस बी, ये थीटा है बी, तो बी हमें कितना दे रखा है 4/5, तो ये रहेगा 3। तो हमारे पास साइन बी कितना हो जाएगा 3/5 और कॉस बी कितना रह जाएगा, वो तो हमें दे रखा है 4/5। देखो यहाँ पे जो मतलब वैल्यूज निकल के आई हैं ये सेम है, बट हमेशा सेम नहीं आती हैं, तो आप ये मत सोचना ये क्या अननेसेसरी सा कैलकुलेट कर दिया है। तो अब ये साइन ए प्लस बी का हमें बताना है। तो ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस बी प्लस में कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब अलग अलग मतलब पुट करनी होती हैं वैल्यूज, तो ये वैल्यूज निकालनी जरूरी होती है। यहाँ पे तो
आ गया सेम, बट सब जगह सेम नहीं आता। तो 3/5 इंटू में 4/5 प्लस में 4/5 इंटू में 3/5, तो ये कितना हो गया 12/25 प्लस में 12/25, तो आंसर विल बी 24/25। ठीक है, देखिए 24/25। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू इतना इतना। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनसे अगर एक लाइन गुजर रही है तो उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम उसका स्लोप निकालेंगे, m निकालेंगे, वो क्या होता है y2 माइनस में y1, तो ये तो 10 ही रह जाएगा, ये दोनों आपस में माइनस करेंगे, अपॉन में x2 माइनस में x1, तो स्लोप हमारे पास कितना आ गया 2। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट को ही लेते हैं जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लाइन। अगर फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओरिजिन से गुजर रही है, 0 0 से गुजर रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू में mx, तो y इज इक्वल्स टू में m कितना है 2x, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए वो क्या कह रहा है, ये लाइन की इक्वेशन है और ये 2 पॉइंट्स हैं, तो हमें m बताना है। m क्या होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, तो ये हो जाएगा 4/2, तो m कितना आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ देखिए सेक ए हमें दे रखा है, सेक दे रखा है हमें 13/12, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमें बताना है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, 12/13। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए एक ट्राइंगल है और उसके वर्टेक्स दे रखे हैं ये सब कुछ। अब देखो आपको ये सबसे पहले दिख गया होगा, अगर मैं ये ग्राफ है 0 0 कहाँ पे आता है यहाँ, और 2 यहाँ पे है, मान लेते हैं B यहाँ है C यहाँ है, तो ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सर्कम सेंटर, इसके परिकेंद्र के निर्देशक बताइए। जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका सर्कम सेंटर कहाँ होता है, हाइपोटेनियस के बीच में होता है। तो मतलब ये जो B कोऑर्डिनेट है और ये जो C कोऑर्डिनेट है, इसके मिड पॉइंट्स बताने। तो 6 प्लस में 0/2, तो ये x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 और y का कोऑर्डिनेट 0 प्लस में 8/2 4, तो 3 4। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए वो कह रहा है एक ट्राइंगल है XYZ, एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, YZ के, इंटरसेक्ट करती है XZ को A के ऊपर और XY को B के ऊपर, और हमें बोला है XA है 2 सेंटीमीटर, AZ है 6 सेंटीमीटर, तो ये पूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। XB है हमारे पास 3 और BY हमें बताना है कितनी है। ठीक है, BY हमें बताना है कितनी है। तो देखिए ये लेंगे 2 अपॉन में जो पूरी साइड है अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू में 3 और अपॉन में पूरी साइड कितनी है XY। ठीक है, तो देखिए तो 2 4 तो XY हमारे पास ये जो पूरी साइड थी ये कितनी आ गई 12 आ गई, तो ये दोनों आपस में माइनस कर देंगे तो BY हमारे पास कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर की। अब देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, अगर A प्लस B प्लस C हमारे पास क्या हो जाए 0 हो जाए, तो A³ प्लस B³ प्लस C³ किसके इक्वल में होता है 3ABC। तो ये A है, B है, C है, तो 55 प्लस में 17 प्लस में माइनस का 72, A प्लस B प्लस C हमारा कितना आ रहा है 0। तो इतना जब आप फॉर्मूले में लगाओगे तो सिर्फ ये होगा 3ABC, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आएगा माइनस में 201960 और ये था प्लस का 201960, तो आंसर विल बी 0। अब देखिए 10x हमें दे रखा है कितना 2, अगर 10 2 दे रखा है तो ये 2 है, ये 1 है, ये अंडर रूट में 5 है। तो हमें क्या बताना है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कितना होता है 10 थीटा और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो 10 थीटा है 2 और cot थीटा कितना हो जाएगा 1/2, तो आंसर विल बी 5/2। अब देखिए वो कह रहा है एक सर्कल है, उसके अंदर एक कॉर्ड है AB, ये एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसके अंदर एक जीवा है AB, जो एंगल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा बना रही है 80 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट एनी पॉइंट C ऑन सर्कमफ्रेंस। अगर यहाँ पे ये 80 डिग्री का एंगल बना रही है कॉर्ड, तो ये अगर सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल बनाएगी तो वो आधा होगा, तो ये कितना रह जाएगा 40 डिग्री का। कहीं भी बनाए सेंटर से, अगर सेंटर पे जितना है तो सर्कमफ्रेंस पे हमेशा आधा रहता है। अब वो क्या कह रहा है,
फ्रॉम अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। एक पॉइंट है जो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर का दूरी है। अ टेंजेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। ये एक टेंजेंट है 12 सेंटीमीटर का और हमें इसका रेडियस बताना है। तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, नहीं याद हो तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता। अब हमें बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे लीस्ट। तो देखो इसको फ्रैक्शन से अगर डेसिमल में ले आओ तो यह 0.5, देन हमें दे रखा है 0.25, देन 0.3 और ये 3/4 होता है 0.75। तो अब सबसे छोटा आपको दिख रहा है कितना है 0.25, ये 50 है, ये 30 है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अ सम डबल्स इन 10 ईयर्स। पी से कितना हो गया 2p, तो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला p, तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम। तो मेरे हिसाब से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही आ रहा है, बट इसके अंदर 20 दे रखा है। तो अगर ये गलत है तो आप मुझे बता सकते हो या फिर ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ होगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, अगर ए बी से 2 गुनी गति से काम करता है, A/B इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 2:1, और ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देता है इंटू में 10, तो आप मान लो टोटल वर्क कितना है 10 यूनिट, तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा 20 डेज में। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप जितना आपके डाउट्स रहे होंगे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लगता है किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जो सोल्यूशन है इससे हेल्प मिल रही है, ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।